नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और आज हम आपको बताने वाले हैं जो इंडियन मार्केट में इतनी गिरावट आई है उसके मायने कहाँ हैं, हम कहाँ पहुंच चुके थे और अब कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ अंकित, जिन्होंने इस पर काफ़ी अच्छा डेटा निकाला है, पूरा उनका सारे फैक्ट्स हैं। इसकी शुरुआत करते हैं। तो अंकित जी, सबसे पहले ये बताइए, कहाँ इंडिया की जो पूरा मार्केट कैप है वो $5 ट्रिलियन के भी ऊपर निकल गया था और अब जो ऐसा डेटा आ रहा है कि वो $4 ट्रिलियन से भी नीचे खिसकता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या है ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स? देखिए शौर्य, जैसा कि पिछले 1-2 साल से हम देख रहे थे कि बहुत ही बेहतरीन तेजी हमें भारत के जो शेयर बाजार हैं उसमें भी देखने को मिल रही थी और उसी का असर था कि 4 दिसंबर 2024 को जो इंडिया का मार्केट कैप था उसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया। उस टाइम ऑल टाइम हाई पर जो वैल्यूएशन थी, जो मार्केट कैप थी, वो $5.14 ट्रिलियन की थी। लेकिन अब जो हम गिरावट देख रहे हैं पिछले सितंबर से लेकर के अब तक, उसके बाद से जो इंडिया का जो मार्केट कैप है वो करीब $4 ट्रिलियन के भी नीचे आ चुका है और टू बी एग्जैक्ट $3.99 ट्रिलियन पर फिलहाल हम यहाँ पर काम करते नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो मार्केट कैप है उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और साथ ही आपको बता दें कि इस समय पर जो इंडिया का मार्केट कैप है वो अपने 14 महीने के लो पर पहुंच चुका है शौर्य। तो ये काफ़ी एक कंसर्निंग यहाँ पर फैक्टर है, प्ले आउट कर रहा है। तो वे इसके मेन कारण क्या है? आपने क्या कारण आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिसने इतना ज़्यादा मार्केट को गिरा दिया है? देखिए, मार्केट्स के पीछे गिरने की वजह कई सारी हैं, कई सारे जो एनालिस्ट हैं हर कोई अपनी अलग अलग वजह दे रहा है, लेकिन जो एक मोटा मोटा जो एनालिस्ट जो बता रहे हैं, जो हमें जो चीज़ें समझ आ रही हैं वो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ ही हैं और उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं आगे जो फैक्टर्स प्ले आउट हो रहे हैं, जैसे कि एफआईज की सेलिंग, वो भी कहीं ना कहीं ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ से ही रिलेटेड हैं। और साथ ही इंडियन स्टॉक्स में इस समय पर जो अर्निंग्स को लेकर के जो 1-2 क्वार्टर से जो दिक्कतें चल रही हैं वो भी कहीं ना कहीं ये एफआईज की सेलिंग का यहाँ पर कारण बन रही है। तो ओवरऑल यही है कि इस गिरावट में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी ओवरऑल जो वैल्यू है उसमें भी कमी देखने को मिल रही है, अर्निंग्स उतनी बेहतर नहीं है, ग्लोबल लेवल पर भी बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, ट्रम्प की तरफ से टैरिफ वॉर, कई तरीके की और कंट्रीज के बीच में वॉर चल रही हैं, उसके उस वजह से जो ट्रेड है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत में फंसा हुआ है। तो ओवरऑल ये सारी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से ये हमें कमी यहाँ पर आज देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल हमने बताया कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं, ग्लोबल फैक्टर हैं, लेकिन साथ में डोमेस्टिक लेवल पर जो अर्निंग्स है वो डिसअपॉइंट करते हुए नजर आ रही हैं। तो अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी है तो ऐसा तो है नहीं खाली इंडिया को असर पड़ रहा होगा, सारे मार्केट्स को असर पड़ रहा होगा ग्लोबली। तो ग्लोबली बाकी मार्केट से कंपैरिजन में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, कंपैरिजन में तो हम अभी सबसे नीचे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम ग्लोबल लेवल पर कंपेयर करें तो जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी मार्केट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा गिरावट हमें भारतीय शेयर बाजार में देखने को मिली है, भारत की मार्केट कैप में हमें देखने को मिली है। 2025 की बात करें तो करीब 18% की यहाँ पर गिरावट हमें भारतीय बाजार में देखने को मिल रही है। दूसरे नंबर पर जिम्बाब्वे का बाजार आता है जहाँ पर 18.3% की गिरावट है। तीसरे नंबर पर फिर आता है आइसलैंड, जहाँ के शेयर बाजार में भी 18% की ही गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अब हम बात करते हैं अमेरिकी बाजार की। अमेरिकी बाजार की हालत कुछ और ही दर्शा रही है। वहाँ पे जो उनका मार्केट कैप है उसमें 2025 में 3% की बढ़त देखने को मिल रही है। चाइना भी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, करीब 2 से 2.5% की बढ़त चाइना में भी देखने को मिल रही है। यूके ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया लगातार। हम पिछले साल हम जहाँ पे सुन रहे थे कि रिसेशन में जा रहा है, बहुत सारी दिक्कतें जो है यूके में एम्प्लॉयमेंट को लेकर के दिक्कतें थी, लेकिन अब जो डेटा आ रहा है 2025 में वो ये दर्शा रहा है कि करीब 7% की तेज़ी यहाँ पर यूके के ओवरऑल मार्केट कैप में देखने को मिल रही है। लेकिन उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस फ्रांस ने दे दी है। फ्रांस ने कि मार्केट कैप में करीब 9.5% से लेकर 10% तक की जो बढ़त है हमें उनके ओवरऑल मार्केट कैप में देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं कि जो ग्लोबल जो दिक्कतें हैं उनका असर सिर्फ भारत पर पड़ रहा है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ज़्यादा असर भारत पर ही हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दिक्कत खाली भारत को आ रही है, लेकिन एक बात समझ में आ रही है, जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं वहाँ इतना असर देखने को नहीं मिल रहा है। और चाइना के भी बोल रहे थे कि वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते हैं, तो भारत के महंगे हैं, तो काफ़ी पैसा ऐसा भी था जो भारत से निकल कर चाइना की तरफ गया था, इसको भी हमने देखा था। लेकिन ओवरऑल ये दिक्कत आ रही है अमेरिका की वजह से, बट अमेरिका के बाजार यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं और इमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। ओके, ये तो हो गया ग्लोबल सिनेरियो। लेकिन अगर आप इंडिया के मार्केट थोड़ा जूम इन करके देखें, यहाँ पे कैसी हालत निकल के आ रही है इंडिया के मार्केट में? देखिए शौर्य, हालत जो है वो बहुत ही बुरी है इस समय पर। ठीक है, अगर हम सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें तो उसमें भी लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। जो निवेशक हैं पिछले 6 दिनों का अगर हम डेटा देखें तो ओवरऑल 26 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो मार्केट से यहाँ पे वाइप आउट हो चुके हैं। जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय से निवेश किया हुआ था म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या फिर अपनी SIPs के थ्रू, उनका बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो इस मार्केट में
वाइप आउट हो चुका है। तो ये एक बड़ा कंसर्निंग वो है। साथ ही बैंकिंग, आईटी, मेटल और ऑटो सेक्टर पर हमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार बैंकिंग में डिपॉजिट्स की कमी है, ऑटो सेक्टर में कंजम्पशन को लेकर के जो स्लो डाउन चल रही थी, आईटी में भी कुछ दिक्कतें हैं। तो ओवरऑल ये जो सेक्टर्स थे इन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा, लेकिन साथ ही स्मॉल कैप और मिड कैप्स पर भी कुछ ज़्यादा ही करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, आप भी लगातार कवर करते हैं इनको, तो स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा एक्सपोजर जो है ये रिटेलर्स का होता है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा अब शेयर बाज़ार पर, हमारे भारतीय शेयर बाज़ार पर देखने को मिल रहा है। ओके, तो ग्लोबल फैक्टर से असर तो पड़ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली किस तरह से वो हमारे मार्केट्स में प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल। तो ये ग्लोबल फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर जो अमेरिका में ब्याज दरें हैं वो हाई होने की वजह से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है, लगातार हम एफआईज की बिकवाली भी देख रहे हैं सितंबर महीने से ही लेकर के। अब उसके पीछे कई सारे और रीजंस है, जैसे कि जो डॉलर है वो कहीं ना कहीं रुपए के अगेंस्ट स्ट्रांग हो रहा है। तो एफआईज का ये है कि अगर आप दूसरी कंट्री में जाके निवेश कर रहे हैं और उनकी करेंसी ही अगर डिक्लाइन हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो उनका एब्सोल्यूट रिटर्न है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जा रहा है। तो अब ऑब्वियसली बात है कि एफआईज यहाँ पर 4%, 5-6% के लिए तो आई नहीं है, वो ज़्यादा रिटर्न बनाने आए हैं। अगर उनको वही रिटर्न चाहिए तो वो अपने कंट्री में ही कर लेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अमेरिका कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जितने भी डेवलप नेशन है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साथ ही कई सारी और दिक्कतें भी हैं, जैसे ग्लोबल मंदी की आशंकाएं हैं, क्रूड ऑयल को लेकर के, उसके प्राइसेस को लेकर के काफ़ी वॉलेटिलिटी है कि देशों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं, वॉर चल रहे हैं, हर कोई एक दूसरे पर सैंक्शंस लगाया जा रहा है। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं और एशियन मार्केट पर इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, और वही प्रेशर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है इंडियन इक्विटी मार्केट पर भी। ओके, सो बेसिकली सिंपल सा फैक्टर ये है, अगर फॉरेनर्स हैं वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में आते हैं, ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिले, लेकिन अगर उन्हें अमेरिका के मार्केट में अच्छा रिटर्न मिलेगा जो कंपैरेटिवली काफी सेफ भी माना जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि रिटर्न के साथ साथ करेंसी को देखा जाता है, साथ ही साथ उस देश में रिस्क कितना है वो भी कंसिडर किया जाता है। सारे सिनेरियो मिला के जिस तरह का एनवायरनमेंट बन रहा है वो इंडिया के लिए फेवरेबल नहीं हो रहा है, जिसका असर हम रुपये भी देख रहे हैं, और वो रुपये जो है वो और ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है रिटर्न पर, तो इसके वजह से फीडबैक लूप की तरह दोबारा आउटफ्लो होता हुआ जा रहा है। साथ ही साथ जो हम कहें तो ऑयल को लेकर भी कंसर्न बने हुए हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी बनी हुई है, जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि ऑयल ज़्यादा फ्लो हो, अमेरिका को प्रेशर कर रहे हैं कि ज़्यादा ड्रिल करें, साथ ही साथ वो ओपेक देशों पे प्रेशर डाल रहे हैं कि ज़्यादा वो आउटपुट को बढ़ाएं, लेकिन ईरान पर सैंक्शंस लग रहे हैं, रशिया पर सैंक्शंस लग रहे हैं, लग सकते हैं आगे और भी कुछ हो सकता है। तो उस वजह से ऑयल के पूरे मार्केट में लेकर काफ़ी ज़्यादा एक वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी तो बनी ही हुई है, तो वो इम्पैक्ट डालती हुई नजर आ रही है। ये सारा पॉइंट है जिस तरह से एग्जैक्टली ग्लोबल मार्केट का इंडियन मार्केट पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो अब इन सब के बीच में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें किस तरह के, उनके लिए किस तरह के एडवाइसेस निकल के आ रही हैं? देखिए, रिटेलर्स के लिए तो ये है कि करेक्शन जो है वो उनके लिए लॉसेस लेकर आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमने बहुत ही अपर लेवल पर बाइंग की है, जितने भी हमारे रिटेलर्स हैं उसको लेकर के भी कोटक की एक रिपोर्ट आई इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की, उन्होंने कहा कि अब जो आगे की जो दिशा है वो कहीं ना कहीं अब रिटेलर्स ही तय करेंगे। लेकिन रिटेलर्स को लेकर के जो उन्होंने डेटा दिखाया वो काफ़ी कंसर्निंग है शौर्य। उन्होंने ये बात मेंशन करी कि रिटेलर्स ने हमेशा जब भी बाइंग करी है उन्होंने ब्रॉडर इंडेक्स को कभी बीट नहीं किया है। ठीक है, वो अगर आप अपने इंडाइसेस को ही नहीं बीट कर पा रहे हैं तो फिर आप समझिए कि रिटेलर्स को ये समझ बढ़ानी होगी, ठीक है, कि किस तरीके से बाजार में निवेश किया जाता है, किन वैल्यूएशंस को पर निवेश किया जाता है। तो लगातार कोटक की भी रिपोर्ट में यही कहा गया कि अब जो है जो रिटेलर्स हैं उनको यहाँ से सतर्क रहना चाहिए, और आगे की जो अपनी राह है उसके लिए आपको समझदारी से निवेश करना चाहिए। आपको वैल्यूएशंस की समझ होनी चाहिए, ये नहीं कि आप हायर प्राइस पर एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद से एफआईज अगर अपना आउटफ्लो लेकर आ रहे हैं तो फिर आपको अपना जो स्टॉक है या अपना शेयर जो है वो आपको फिर सस्ते प्राइजेस में या फिर लॉसेस में यहाँ पर बेचना पड़े। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। साथ ही एसआईपीज और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अब थोड़ा घबराने की जरूरत नहीं, उनको शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने से बचना होगा। इस समय पर आपको एक लॉन्गर पीरियड का आपको यहाँ पर अपना जो है ड्यूरेशन लेकर चलना पड़ेगा, आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते। तो आई थिंक कि थोड़ा कंसर्न है, बट हाँ ठीक है। तो ये तो बात हुई अभी तक क्या हुआ है, पास्ट में क्या हुआ हमने एनालाइज कर लिया, लेकिन आगे के लिए किस तरह का रोड मैप बनते हुआ है, अब आगे क्या? देखिए शौर्य, अगर ग्लोबल लेवल पर बात अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि क्या कुछ फैसले आ जाएं, कल क्या हो जाए। लेकिन हाँ, इंडियन मार्केट के लिए डोमेस्टिक जो क्यूज़ हैं वो इस समय पर अर्निंग्स ही हैं। अगर अर्निंग्स सुधरती हैं तो वो कहीं ना कहीं आगे इकॉनमी में भी रिफ्लेक्ट करेंगी, और वही चीज़ हमें इस बार के कहीं ना कहीं आरबीआई की तरफ से जो
जो फैसले लिए जा रहे हैं बजट में, जो हमें देखने को मिला, कहीं ना कहीं कंजम्पशन को बूस्ट करने की बात हो रही है, लोगों के हाथ में पैसा आना चाहिए, तभी जाके कहीं ना कहीं अगर वो डिस्पोजेबल इनकम उनके पास होती है, वो चीज़ें पैसा खर्च करते हैं, तभी जा करके इकॉनमी में एक जो सर्कल है वो चलता रहेगा, जो पहिया है इकॉनमी का वो घूमेगा, और तभी जॉब्स क्रिएट होंगी तो पैसा जो है वो बाजार में आएगा। तो आई थिंक कि हाँ थोड़ा दिक्कत है, लेकिन हाँ इंतजार करना होगा अभी। ओके, तो ओवरऑल मामला ये है, मार्केट अभी गिरा है और इस मार्केट ने काफी रिटेलर्स और इन्वेस्टर्स को रियलिटी चेक दिया है कि मार्केट एक यूफोरिया नहीं है जहां हमेशा अच्छा रिटर्न मिलेगा। मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, इसीलिए हमेशा कहते हैं, कुछ बेसिक एडवाइस है, आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल पता होनी चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके पीछे आपके गोल्स क्या है। साथ ही साथ अगर आप खुद एक्सपर्ट नहीं है तो अपनी हार्ड अर्न मनी को अपने आप मत लगाइए, फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके लगाइए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हुए हैं, उनका कैसे इम्पैक्ट होगा। फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी रिस्क प्रोफाइल और गोल के हिसाब से आपको बता सकते हैं कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बार बार कही जाती है, रेगुलेटर्स भी कहते हैं, एक्सचेंजेस भी कहते हैं, कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए अच्छे स्टॉक्स में और फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से। ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा रहता है और ये उसका एग्जाम्पल है कि वो कैसे प्ले आउट होता है, कितना नुकसान हो जाता है। तो इसलिए अल्टीमेटली ये है, अपना पैसे को बहुत संभाल के रखिए और बहुत सोच समझ के, समझदारी के साथ, एक्सपर्ट की राय के साथ ही इन्वेस्ट कीजिए। और ऐसे अपडेट्स के लिए मनी9 के साथ जुड़े रहिए।